हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कपिल शांडिल्य आज की नई क्लास में, और उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य सही है, आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही है। तो आज की क्लास जो है रिवीजन क्लास रहेगी सभी बच्चों के लिए जो कंटेंट कोर्स से हमारे से जुड़े हुए हैं, उनके लिए रिवीजन क्लास रहेगी। और इसके अलावा जो बच्चे यूट्यूब के माध्यम से हमसे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो कोर्स में ज्वाइन नहीं हैं, तो वो यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो यूट्यूब पर आपको जितने भी टॉपिक केवीएस पीआरटी के हैं, उन केवीएस पीआरटी के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन का रिवीजन आपको करवाया जा रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट वीक से आपको साइंस की जो टॉपिक वाइज क्लास है वो मिलेगी। ठीक है। तो आप केवीएस पीआरटी की तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ जुड़ जाएं। अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन, जो घंटी जैसा आइकन होता है, वो जरूर प्रेस करें ताकि क्लास मिस ना हो। ठीक है। उसके बाद साइंस की क्लासेज नेक्स्ट वीक से जो है आपको रिवीजन क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। केवीएस पीआरटी की ईवीएस की क्लास तो अभी चली रही है, और ये सारी क्लासेस डीएसएसबी वाले बच्चों के लिए जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो डीएसएसबी में सिलेबस मेंशन नहीं है, लेकिन ये सिलेबस आसपास यही रहता है। केवीएस में ये है कि सिलेबस मेंशन कर दिया गया है तो टॉपिक लिमिटेड हो गए हैं, बस इतना फर्क है। तो हम शुरू करते हैं। द डे यू आर वेटिंग फॉर इज टुडे। जो जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे, जिस दिन आप चाहते थे तैयारी शुरू करना, वो आज ही है। आज शुरू कीजिए अगर अब तक तैयारी नहीं की है। ठीक है। अब अगर अभी तक ढीले पढ़ रहे थे तो आज से शुरू कीजिए खूब अच्छे से पढ़ना। ठीक है। तो हर एक दिन एक नई शुरुआत होती है। पीछे क्या किया क्या नहीं किया उसको भूल जाइए। आपका 12वीं का एकेडमिक कैसा रहा था, आपके नंबर कितने रहे थे, कुछ फैक्टर नहीं रखता। आपकी कौन सी स्ट्रीम थी, साइंस थी या आर्ट्स थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो आप तैयारी एक अलग चीज होती है। तो आप सभी का स्वागत है आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर देने के लिए हमारे साथ। मेहनत का उत्तर से देने के लिए, कंपटीशन का उत्तर कंपटीशन से देने के लिए, और विल पावर का उत्तर अपनी और ज़्यादा विल पावर दृढ़ आराधन से देने के लिए स्वागत करते हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, उसको आप इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको हमारी स्ट्रेटेजी सारी पता चल जाएगी। और यहाँ गूगल प्ले पर जाकर आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप वेरियस केवीएस पीआरटी और डीएसएसबी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा केवीएस की जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ डेमो क्लासेस फ्री हैं, वो डेमो क्लासेस आप देख सकते हैं। एईएस का टेस्ट वहाँ पर फ्री डाला हुआ है, और कुछ और डेमो क्लास, कुछ और टेस्ट भी फ्री डाले हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज हैव सम यूटिलिटी। इनमें से किसकी कुछ उपयोगिता है। यहाँ रिसोर्सेज का टॉपिक हम शुरू कर आज रिसोर्सेज के टॉपिक से हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा टॉपिक जो है वो मिनरल्स का टॉपिक होगा, उससे हम आपको रिवीजन करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पहले रिसोर्सेज का बेसिक कंसेप्चुअल क्लास कर लेते हैं, उसके बाद हम मिनरल्स पे भी आएंगे। विच ऑफ दीज हैव सम यूटिलिटी। इनमें से किसकी कुछ उपयोगिता है, और जिसकी उपयोगिता है हमारे लिए, दैट हैज सम वैल्यू, दैट इज सम दैट हैव सम यूटिलिटी इज कॉल्ड एज रिसोर्स। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल्स। क्या इनमें से किसी चीज की उपयोगिता है। जी हाँ, सभी की उपयोगिता है। तो हमारा आंसर यहाँ हो गया डी। डी हमारा आंसर हो गया। मतलब ऐसी रिसोर्स क्या है, रिसोर्स ऐसी कोई चीज, ठीक है, एनीथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, हैव सम मॉनेटरी वैल्यू। देखिए, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड एज एंड हैव सम वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू भी हो सकती है वो। ठीक है। और इसके अलावा वो एक और चीज़ है, मॉनेटरी वैल्यू के साथ साथ वो एस्थेटिक वैल्यू भी हो सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसका बस पैसों से ही हम आइडिया लगाएं। जैसे अगर आपके लिए फूड है, वो तो मॉनेटरी वैल्यू रखता है, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको खरीदना पड़ेगा या उगाना पड़ेगा। और एस्थेटिक वैल्यू है, मतलब जैसे पार्क है, तो उस पार्क में आपको क्या फील होगा कि अच्छा फील होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है वो आप नहीं लगा सकते। तो ये सारी चीज़ें जो ऐसी वैल्यू रखती है और हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, उनको हम कहते हैं रिसोर्स। क्वेश्चन, विच ऑफ दीज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। तो मैंने अभी बात की थी वैल्यू। ठीक है। वैल्यू में हमने आपको फूड की बात बताई थी, तो उसमें इकोनॉमिक वैल्यू की बात की थी। तो इनमें से किसकी इसका आर्थिक मूल्य है। लैंडस्केप का, होम रेमेडीज का, या मेटल्स का। तो लैंडस्केप, कोई भी लैंडस्केप आप आसपास देते हैं, जो एक बड़ा दृश्य दिखाई देता है धरती पर लैंड का, उसे लैंडस्केप कहते हैं। और नो डाउट उस लैंडस्केप की एक वैल्यू तो होती है,
चाहे वो खेत हो या पहाड़ हो, पहाड़ों से पत्थर वगैरह आते हैं, उनसे लकड़ियाँ वगैरह वन वगैरह होते हैं, तो वैल्यू तो है। होम रेमेडीज, होम रेमेडीज की वैल्यू है, क्योंकि भले ये होम रेमेडीज है लेकिन ये आयुर्वेद का पार्ट है, और आयुर्वेदा के आपने क्लिनिक भी देखे होंगे, तो इन रेमेडीज की वैल्यू है अगर इसको मोनेटाइज किया जाए तो। मेटल्स, धातु, आयरन या बाकी धातु, एल्यूमिनियम, जो जितनी भी धातु है उन सब की इकोनॉमिक वैल्यू है, बिल्कुल है। हम इनको जब खरीदने जाते हैं देन वी विल हैव टू पे फॉर इट। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया ऑल ऑफ द वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ व्हाट? पृथ्वी पर असमान से संसाधन क्यों असमान रूप से संसाधन वितरित किए हुए हैं, क्यों? देखिए, संसाधन जो है पूरी पृथ्वी पर एक जैसे नहीं है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनको हम यूबिक्विटस और यूनिक्विटस दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, यूबिक्विटस वो हैं जो हर जगह अवेलेबल है जैसे कि एयर, और यूनिक्विटस वो हैं जो यूनिक है, जैसे कि मेटल है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो वो यूनिक है, कहीं एक पर्टिकुलर स्थान पर ये मिलती है। तो ये इनका दो टाइप के संसाधन हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ क्लासीफाई करते हैं। तो ये कह रहा है कि रिसोर्सेज जो है वो अर्थ पर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों हो रखे हैं? द डिफरेंट नेचुरल कंडीशन, विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियाँ, विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियाँ में एयर भी हो सकती है और सनलाइट भी हो सकती है, और विंड की अवेलेबिलिटी भी हो सकती है। साथ ही साथ आप जो नेचुरल जो अर्थ के अंदर से अर्थ एक्टिविटी जो इंटरनल एक्टिविटी है उनके बेसिस पे भी हो सकती है। तो एयर जो देखिए हर जगह अवेलेबल है वैसे तो, लेकिन विंड हर जगह बहुत तेज नहीं है जिससे विंड एनर्जी को हम यूटिलाइज कर पाए। तो ये समुद्र के किनारे या रेगिस्तान के एरिया में मिलती है। तो ये नेचुरल कंडीशन में हो गया। सनलाइट कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। ठीक है, और अर्थ की एक्टिविटी जो इंटरनल एक्टिविटी है उसकी वजह से जो नीचे से मैग्मा आता है, और वो मैग्मा जब बाहर अर्थ के सरफेस पे आके, जिसको लावा कहते हैं, फिर बाद में नाम बदल जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे मिनरल्स यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। ये हर जगह तो नहीं मिलते। इसी तरीके से माउंटेन्स हैं, वो माउंटेन्स भी अर्थ की एक्टिविटी से, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से बनी है। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखें तो ये नेचुरल कंडीशन में आती है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो जा रहा है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अब इसने देखिए रिसोर्स का अवेलेबिलिटी जो है उसको तो हम कह सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तो नेचुरल कंडीशन की वजह से ही है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट की वजह से नहीं है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट नहीं हुआ लेकिन रिसोर्सेज अवेलेबल तो हैं, डिस्ट्रीब्यूट तो हो रखे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। टेक्नोलॉजिकल लेवल, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ये अलग बात है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। resources that are uh, resources that are drawn from nature and used without much modification are called as what? तो resources जो कि नेचर से ड्रॉ किए गए हैं और विदाउट मच मॉडिफिकेशन के एज इट इज इसको यूज किया जा रहा है, तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है? प्रकृति से तैयार किए गए संसाधन और बहुत अधिक संशोधन के बिना उपयोग किए जाने वाले। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, कल्चरल रिसोर्सेज, नन ऑफ दिस। मानव निर्मित संसाधन, मानव प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन। तो कोई भी चीज जो प्रकृति से मिलती है उसे प्राकृतिक संसाधन ही कहते हैं। अगर उसको विदाउट मच मॉडिफिकेशन के हम यूज करें, तो जैसे फल हमें मिलते हैं या लकड़ी मिलती है, वो सारा एज इट इज हम यूज करते हैं। ठीक है, या और कोई ऐसी प्रोडक्ट जो नेचर से मिलते हैं या एनिमल्स से हमें कोई चीज़ मिलती है, ठीक है, तो वो सारा हम एज इट इज़ यूज करते हैं विदाउट मच मॉडिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। अगर उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, यानी कि उसको चेंज कर दिया जाए, जैसे लकड़ी है, वुड को हम फर्नीचर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो वो फर्नीचर जो है उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया तो वो मैन मेड हो गया। मैन मेड है क्योंकि प्रकृति से हमें, कोई बाहर जंगल में जाते हैं तो सीधे पेड़ों से हमें, ऐसा नहीं कि हमें सोफा मिल गया है या मेज मिल गई है, ऐसा नहीं होता है ना। हमें तो लकड़ी मिलती है वहां से, तो हम उसको मॉडिफाई करते हैं और उसको मैन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ऑप्शन आंसर तो हमारा ये है, लेकिन दूसरे टाइप का रिसोर्स भी हमने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर,
संसाधनों के वर्गीकरण का कौन कौन सा आधार हो सकता है? लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ दिस। विकास और उपयोग का स्तर, लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितना हो कर लिया हमने उसको, उसको हम कहते हैं, ये बिल्कुल एक जो है बेसिस है। ओरिजिन किस चीज़ से हो रहा है? ओरिजिन से हम बायोटिक और नॉन बायोटिक इनका नाम लेते हैं, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। ठीक है। अगर वो लिविंग बींग से है तो बायोटिक, जैसे कि लकड़ी है वो हमें लिविंग बींग से मिलती है, या दूध है वो लिविंग बींग से मिलता है तो रिसोर्स हो गया। और नॉन बायोटिक में हो गया जो हमें नॉन लिविंग चीज़ों से मिलता है, जैसे रॉक है, मेटल्स है, या फिर एयर है, या सनलाइट है, ये सारे के सारे नॉन बायोटिक है। ठीक है। तो ये सारे हमें नॉन लिविंग से मिलते हैं। एक पत्ती भी हो गया स्टॉक, उसका स्टॉक है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर और का डिस्ट्रीब्यूशन का आधार अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है। यूबिक्विटस एंड यूनिक्विटस। तो यूबिक्विटस जो हर जगह मौजूद है, और यूनिक्विटस जो यूनिक है कहीं एक स्थान पर, तो ये है इसका आंसर जो है हमारा कौन सा हो गया? ऑल ऑफ द अबव हो गया। रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी आर नोन आर नेम्ड एज व्हाट? ऐसे रिसोर्सेज जिनकी मात्रा हमें ज्ञात है। ठीक है। जिन संसाधनों को की मात्रा हमें ज्ञात है उनको क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दिस। भावी या संभावित रिसोर्सेज, वास्तविक संसाधन, स्टॉक, ये सभी। पोटेंशियल रिसोर्सेज या एक्चुअल रिसोर्सेज, तो ये हमारा सही आंसर होगा वास्तविक संसाधन। ठीक है। ये इनको डेवलप्ड रिसोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिन रिसोर्सेज की क्वांटिटी हमने सर्वे कर ली है। ठीक है। और इनकी मात्रा हमें पूर्ण रूप से ज्ञात है, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी हमने इसके साथ इसकी अवेलेबल है, जिसकी वजह से इनको प्रेजेंट में यूटिलाइज हम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर वास्तविक संसाधन हो गया। ठीक है। जिनकी मात्रा हमें ज्ञात है तो यूटिलाइज भी कर रहे हैं साथ साथ, तो वो वास्तविक रिसोर्सेज हो गया। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज का कोई एक एग्जाम्पल इनमें से बताना है। रॉक्स, मेटल्स, सॉइल्स एंड एनिमल, चट्टाने, खनिज, मिट्टी, पशु। बताइए कौन सा एग्जाम्पल होगा इसका, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसका सही देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बायोटिक क्या है, और बायोटिक शब्द बायो से बना है, तो यहीं से आपको मतलब जीवों से जो प्राप्त होने वाले रिसोर्स है। ठीक है। अब चट्टानें तो जीवों से नहीं बनती, ना ही मिट्टी बनती है। ठीक है। अब खनिज भी जीवों से नहीं बनते। पशु सही हो गया, एनिमल जो है वो हमारा सही आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कोयला किसका उदाहरण है? कोल इज एन एग्जाम्पल, कोयला इसका उदाहरण है। रिन्यूएबल रिसोर्स का, नवीकरणीय संसाधन का। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, गैर नवीकरणीय संसाधन का। ह्यूमन रिसोर्सेज का, मानव संसाधन, या पोटेंशियल रिसोर्सेज, कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्सेज तो ह्यूमन को ही कहते हैं, इस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। पोटेंशियल रिसोर्सेज किसको कहते हैं? जो कि भविष्य में यूज करने वाले हैं हम, अभी उनके लिए उनको पूरी मात्रा ज्ञात भी नहीं, और उनके लिए अवेलेबल टेक्नोलॉजी भी नहीं, तो वो भविष्य में यूज होने वाले हैं। कोल तो यूज हो रहा है ना, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो ह्यूमन कोल ह्यूमन से भी नहीं मिलता, ये ऑप्शन काट देते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल पर बात आ जाती है। रिन्यूएबल वो है जो रिन्यू किए जा सकते हैं, जैसे वन है, अगर काट दिए गए तो कुछ सालों के लिए में वन फिर से क्रिएट किए जा सकते हैं। तो कोयला जो है वो लाखों करोड़ों सालों के बाद प्रोसेस से बनता है, तो इसको इतनी जल्दी रिन्यू नहीं कर सकते, और अगर इसको यूटिलाइज करते रहे तो ये फिनिश हो जाएंगे, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो हमारा सही आंसर बी होगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसको कहेंगे। टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? प्रौद्योगिकी इसका उदाहरण है। सभी बच्चे जो है क्लासेस पूरे किया करें, रेगुलर किया करें, क्योंकि आपको फाइनली क्वेश्चंस ही करने हैं वहाँ पर, क्वेश्चन एंड आंसर एमसीक्यू में आपको वहाँ पे आना है। और दूसरा ये है कि आपको रोजाना 20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के हो जाते हैं, तो लगभग टॉपिक का एक अच्छा रिवीजन हो जाता है। 20 क्वेश्चन का मतलब है अगर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन लिया जाए तो 20 टेस्ट का कंटेंट आपने कर लिया। ठीक है। तो इनको टेस्ट के तरीके से लें। ठीक है। डेली टेस्ट जो है मानिए इसको। ठीक है। टेक्नोलॉजी इन इज एन एग्जाम्पल, प्रौद्योगिकी इसका एक उदाहरण है। नेचुरल रिसोर्सेज का,
ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। टेक्नोलॉजी किसका एग्जाम्पल है? टेक्नोलॉजी देखिए, अपने आप से तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिलती हमें। जैसे मान लीजिए हम जंगल में जा रहे थे तो हमें पता चला कि एक मोबाइल पेड़ पे लगा मिल गया, टेक्नोलॉजी मिल गई। या हमें कोई बाइक मिल गई बाहर किसी पेड़ पे लगी हुई, तो ये टेक्नोलॉजी हमने विकसित की है, यानी कि ह्यूमन मेड रिसोर्स है। इसका सही आंसर होगा बी। तो ह्यूमन मेड मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है टेक्नोलॉजी। Resources used carefully and giving them time to get renewed is called as what? संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाता है और उसे नए सिरे से प्राप्त करने का समय दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स पोल्यूशन, नन ऑफ दिस। संसाधनों को डिप्लीट करना, अगर देखिए सावधानी से प्रयोग किया जा रहा है और उनको टाइम दिया जा रहा है ताकि वो साथ साथ रिन्यू भी होते रहे, तो डिप्लीशन तो होगा नहीं इससे, क्योंकि साथ साथ रिन्यू हो रहे हैं। अब इसमें रिसोर्स पोल्यूशन भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब आप रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज कर रहे हैं जिससे वो कंजर्व भी साथ साथ हो रहे हैं, आपकी नीड भी पूरी हो रही है और साथ साथ अपने रिसोर्सेज को जो है वो कर लिया है, मतलब साथ साथ रिन्यू भी कर लिया है। दिस दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिसोर्स कंजर्वेशन। Balancing the need to use resources now and also conserve them for future generation is called as what? संसाधनों का उपयोग फिलहाल करने और भविष्य की पीढ़ी के लिए उन्हें संरक्षित करने की जरूरतों को संतुलित करना क्या कहलाता है? मतलब आप रिसोर्सेज यूज कीजिए, नो डाउट, कोई बात नहीं, रिसोर्सेज यूज कीजिए, इससे आपकी प्रेजेंट की नीड पूरी होगी, लेकिन उसको इस तरीके से यूज कीजिए, इस तरह से वाइज तरीके से यूज कीजिए कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल रहे। ठीक है, तो ये फ्यूचर की जनरेशन के लिए अवेलेबल चीज़ों को जब किया जाता है, देन दिस इज डेफिनेशन ऑफ ए फिनोमिना, डेवलपमेंट, डिवेल्युएशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास इसको कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसमें डेवलपमेंट जो आज आप कर रहे हैं रिसोर्सेज को यूज करके, वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी सस्टेन रहेगी। दिस इज द फिनोमिना। ठीक है, सी इसका आंसर होगा, ना कि विकास या अवमूल्यन। देखिए अवमूल्यन तो वैसे ही कट जा रहा है, अवमूल्यन का मतलब ही नहीं है। डेवलपमेंट है नए रिसोर्सेज को डेवलप करना, ठीक है, और सस्टेनर डेवलपमेंट है क्योंकि सस्टेन करेगा इन द फ्यूचर। तो सही आंसर इसका सी हो गया। एक बार हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सभी तरह के से जो क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहला है उनके यूज के आधार पर। ठीक है, तो अगर अभी यूज किया जा रहा है रिसोर्सेज को, ठीक है, तो उनको एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं या डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं, क्योंकि इन रिसोर्सेज की आपकी क्वांटिटी आपको पता है और इसके अलावा इनको यूटिलाइजेशन करने की टेक्नोलॉजी भी आपके पास है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अभी आपको अवेलेबल तो है लेकिन इनको सर्वे नहीं किया गया है, इनकी क्वांटिटी एग्जैक्ट क्वांटिटी तो नहीं पता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं है इसको यूटिलाइज करने की। सो दीज आर गोइंग टू बी यूज्ड इन फ्यूचर। ठीक है, दूसरा जो तरीका है वो रिन्यूएबिलिटी के ऊपर है कि ये नवीकरण इनको किया जा सकता है, पुनः इनको जो है बनाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारी लाइफ टाइम में चीज़ें अगर दोबारा बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो नवीकरणीय नहीं है। जैसे रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको नियर फ्यूचर में जो है फिर से क्रिएट किया कर सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं नवीकरणीय। विच कैन बी क्रिएटेड इन नियर फ्यूचर अगेन। ठीक है, जैसे सनलाइट है, सनलाइट तो ख़त्म नहीं होने वाली, या विंड एनर्जी है वो भी चलती रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी इसमें काउंट हो जाएगा क्योंकि फॉरेस्ट को क्रिएट किया जा सकता है 10-20 साल के अंदर फिर से। उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल, जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, जैसे कोल है वो एक बार यूटिलाइज कर लिया तो ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोलियम है, ये सारे नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, एक बार ख़त्म कर दिया तो ये इतनी जल्दी नहीं बनता है। उसके बाद इनका सोर्स के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है, कौन सा सोर्स है, तो उसमें अगर नेचर से एज इट इज़ यूज किए जा रहे हैं देन दिस इज नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, जैसे फल है या सब्जियां हैं ये एज इट इज़ हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, अगर हमने उसको नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है, जैसे आपने देखा सड़क बनाई है, तो इस सड़क में हमने नेचुरल एलिमेंट्स को यूज किया, पत्थर को यूज किया, लेकिन उसको मॉडिफाई कर दिया तो ये ह्यूमन मेड हो गई। उसके बाद ह्यूमन मेड में पार्क भी आता है, क्योंकि पार्क अपने आप बनाए नहीं मिलते कि जंगल में गए बड़े अच्छे अच्छे पार्क बने हुए मिले वहाँ पे,
नहीं, ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। और कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे पेड़ भी लगा दिए जाते हैं जो उस एरिया से बिलोंग ही नहीं करते। जैसे आज आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री लगा दिया, वो तो ठंडे प्रदेशों में रहने वाला है, होने वाला है। तो ये पार्क ह्यूमन मेड हो गई। टेक्नोलॉजी है वो भी ह्यूमन मेड ही है। घर है वो भी ह्यूमन मेड है। स्कूल है वो भी ह्यूमन मेड है। ये सारे के सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। और ह्यूमन भी अपने आप में रिसोर्सेज है। अगर किसी ह्यूमन को हम अच्छा फूड देंगे, ठीक है, तो उसकी हेल्थ सही रहेगी, और मेडिकल फैसिलिटी देंगे तो उसको बीमारियां नहीं होगी, तो वो हेल्दी होगा। उसके साथ उसको एजुकेशन दे दें तो वो पढ़ा लिखा होगा, उसको नॉलेज, उसके साथ साथ उसको स्किल दे दें, ठीक है। तो अब ये रिसोर्स जो है ह्यूमन अपने आप में भी रिसोर्स हो गया। जैसे आप टीचर लग जाएंगे, ठीक है, तो टीचर लगेंगे तो आप भी अपनी क्लास के 40 बच्चे एक सेक्शन के, 40 एक सेक्शन के, 40 एक सेक्शन के, 4-5 क्लासेज अगर आपको मिल जाती है, तो आप देखिए 200 बच्चों के लिए आप रिसोर्स बन गए हैं। आप एक वैल्यूएबल रिसोर्स हैं जो कि 200 बच्चों के काम आने वाला है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद है ओरिजिन। इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? बायोटिक जो जो लिविंग बींग से मिलते हैं, और एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग बींग से मिलते हैं, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन आपको करवाया, उसके बाद फिर से हम क्वेश्चंस पे आते हैं। रिसोर्सेज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, उनको क्या कहते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिनको लिविंग थिंग्स से डिराइव किया गया है। एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, या बायोटिक रिसोर्सेज, या एबायोटिक रिसोर्सेज। वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, जैविक संसाधन, या अजैविक संसाधन। ये अभी हमने आप रिवाइज करवाया, तो आपका सही आंसर होगा सी। जैविक संसाधन है जो जीवों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। बाकी हमने आपको बता दिया है अभी रिजल्ट में, थोड़ा रुक के फिर से बताएंगे। एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कौन सा एक ह्यूमन रिसोर्स का एग्जाम्पल है? बताइए। कोल, एक डॉक्टर, या ट्रेन, या थोरियम। देखिए सारे के सारे रिसोर्सेज हैं नो डाउट, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स वो होते हैं जिसमें ह्यूमन खुद अपने आप में एक रिसोर्स होता है। तो कोयला तो ह्यूमन नहीं है, ना ही ट्रेन है, ना ही थोरियम है। तो ये ट्रेन तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, ठीक है। डॉक्टर खुद एक ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है। और ये नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, और ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर बी। सोलर एंड विंड एनर्जी इज एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ रिसोर्स? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा किस प्रकार का उदाहरण है? रीन्यूएबल रिसोर्स का, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स का, पोटेंशियल रिसोर्स का, या ह्यूमन रिसोर्स का? किसका एग्जांपल है? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा किसका एक उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन, गैर नवीकरणीय संसाधन, संभावित संसाधन, या मानव संसाधन? देखिए ये दोनों ही रीन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये रीन्यू होते रहते हैं, साथ ही साथ सूरज रोज निकलता है, हवा हमेशा ही चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से तो ये यही है, ठीक है। लेकिन किसी किसी एरिया में संभावित संसाधन के रूप में भी हो जाते हैं। जैसे डेजर्ट के एरिया में ये पूरी तरीके से अभी इसको सर्वे नहीं किया गया है, तो वहाँ पर इसको, या फिर कोस्टल एरियाज में इसको पूरे सर्वे ना हुआ हो, ठीक है। किसी किसी देश में तो वो संभावित रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर लिया है हमने डेवलप में, ठीक है। लेकिन हमारे देश की कंपेयर में देखें तो डेजर्ट एरिया में, कोस्टल एरिया में हमने पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी को अभी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है। डेजर्ट में सोलर एनर्जी को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया है। इसका कितना पोटेंशियल हो सकता है, कितनी एनर्जी बनाई जा सकती है, अभी तक सर्वे पूरी तरीके से नहीं है, और यूटिलाइज भी नहीं करे, तो ये वहाँ पर ये संभावित भी कहलाते हैं। लेकिन अगर चार ऑप्शन इस तरीके से आएंगे तो रीन्यूएबल पहले काउंट होगा, और रीन्यूएबल का ही सब पार्ट जो है संभावित ही है, क्योंकि इनका बेसिस अलग ले लिया हमने। अब सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स तो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही कट गया, डी तो कट ही गया है। नॉन रिन्यूएबल बी भी कट रहा है। ऑप्शन हमारा कंफ्यूजन हो रहा था सी और ए में, लेकिन यहाँ पर रिलेटिवली हम देखेंगे तो ए आंसर बन जाएगा। पेट्रोलियम इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? पेट्रोलियम किस का उदाहरण है? एक्चुअल रिसोर्स का, पोटेंशियल रिसोर्स का, ह्यूमन मेड रिसोर्स का, नॉन ऑफ द अबव। पेट्रोलियम के जितने भंडार हैं उनका सर्वे किया जा चुका है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एक्चुअल रिसोर्स, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसा होता है जिसका सर्वे नहीं किया गया, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं है यूटिलाइजेशन। पेट्रोल तो हम घर घर में यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियों में। ह्यूमन मेड रिसोर्स नहीं है, क्योंकि हम एज इट इज को नेचुरली यूज करते हैं, ह्यूमन ने इसको कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। अब देखिए यहाँ पर रिलेटिवली कंपेयर करने की बात आ गई। इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अभी आप जिंदा हैं, लैंड, वाटर, एयर, ऑल ऑफ दिस। सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। हालांकि ये सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हम काउंट करेंगे वायु को, क्योंकि एयर, पानी आप कुछ समय ना पिए तो चल जाएगा, ठीक है। भूमि जो है रिसोर्स है, नो डाउट, लेकिन आप सीधे सीधे देखें तो अगर एयर आपको कुछ समय तक ना मिले तो आपकी डेथ सबसे पहले हो जाएगी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, ठीक है। अगर ये पूछे मोस्ट की जगह हटा दे तो सारे ही हो जाएंगे। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। दुनिया में आबादी का असमान वितरण विभिन्न विशेषताओं के कारण है। अब देखिए रिसोर्स, आबादी, पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखी है वो किस वजह से है। लैंड एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सेटलमेंट। इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए क्लाइमेट पहले और दूसरे ऑप्शन में देखें तो ऑलरेडी यहाँ क्लाइमेट मेंशन है, तो इस ऑप्शन को तो हम काट सकते हैं, ठीक है। और क्लाइमेट के अंदर ही वेजिटेशन भी है, सेटलमेंट्स भी उसी हिसाब से होंगी। तो लैंड का टाइप कैसा है, अगर वो हार्ड लैंड है, माउंटेन्स है तो आबादी कम होगी, प्लेन एरिया है तो आबादी वहाँ पर ज़्यादा बसती होगी, ठीक है। भूमि में उसकी उपजाऊपन कैसा है, उस हिसाब से वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा, जैसे गंगा के मैदान में बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है। जलवायु अगर रेगिस्तान है, डेजर्ट है, तो उस वहाँ पर जनसंख्या कम होगी, और अगर वहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस है तो जनसंख्या ज़्यादा होगी, जलवायु भी होगी। इसके अलावा कोल्ड कंडीशन भी हो सकती है, माउंटेन्स की कोल्ड कंडीशन, तो वहाँ पर भी जनसंख्या कम होगी। इसका सही आंसर ये होगा। ये क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आपको हार्ड फील हो सकता है। द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, सामुदायिक जो प्रॉपर्टी रिसोर्स किसको कहते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, इस पे सबका अधिकार होता है। ये मुझे लगता है प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है केवीएस में, इसलिए यहाँ पर मुझे कुछ रिकॉल हो रहा है। एक बार केवीएस पीआरटी का जो प्रीवियस ईयर है उसको हम कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, एक विजन हमें मिल जाएगा। तो केवीएस पीआरटी का प्रीवियस ईयर जो है एक दो दिन में आपको करवाया जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी लैंड, इंडिविजुअल बिल्डिंग, बोथ ए एंड बी। देखिए इंडिविजुअल बिल्डिंग तो हर आदमी की नहीं हो सकती, व्यक्तिगत है ये, किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति का पार्ट है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। कम्युनिटी लैंड जो कि सामुदायिक भूमि होती है वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में काउंट होता है, जिसको कॉमन तरीके से सबके द्वारा यूज किया जाता है। द यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हाउसेज, इंडस्ट्रीज, रोड। द यूज ऑफ लैंड, लैंड का जो यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पज के लिए, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, इसे क्या कहते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड यूज, लैंड फिलिंग, या लैंड डिगिंग। इसे लैंड यूज कहते हैं, क्योंकि लैंड डिफरेंट तरीके से यूज किया जा रहा है तो इसको लैंड यूज कहा जाता है, ठीक है। लैंड फिलिंग है, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर ऐसी जमीन होती है जो काफ़ी नीची होती है, तो उसमें पानी वगैरह भरता है, तो उसमें हम मिट्टी की भरत करते हैं, मिट्टी को उसमें डालते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लैंड फिलिंग, ठीक है। लैंड डिगिंग, लैंड को खुदाई करना है ये तो, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, ये नहीं है। भूमि उपयोग इसको कहेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द यूज ऑफ लैंड। इनमें से कौन सा निर्धारित करता है भूमि के उपयोग को। सोइल एंड टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो सोइल बिल्कुल ठीक है,
सोइल जैसी होगी उस हिसाब से यूज किया जाएगा उसको। टोपोग्राफी कैसी है, स्थलाकृति कैसी है, ऊंचा नीचा है, ढलान वाला है या समतल है, वो भी डिसाइड करेगी। ढलान वाला होगा तो शायद वहाँ पर चाय के बागान लगाए जाएंगे, और अगर समतल होगा तो वहाँ पर नॉर्मल खेती भी कर सकते हैं। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, बिल्कुल क्लाइमेट अगर फेवरेबल है, बर्फ़ नहीं पड़ती है तो खेती कर लेंगे, बर्फ़ पड़ रही है तो खेती कैसे कर पाएंगे, या फिर एक मौसम में ही खेती कर पाएंगे। वेजिटेशन, अब देखिए वेजिटेशन भी डिटरमाइन हो जाती है, वहाँ पर आसपास कौन सी फसल हो सकती है। मान लीजिए वहाँ ठंड रहती है तो वहाँ पर गेहूँ की खेती हो सकती है, लेकिन गर्मी भी है 27 डिग्री सेल्सियस 25 से 27 के बीच में, तो चावल भी हो सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिल्कुल वाटर अवेलेबल है तो उस हिसाब से उसका यूज बदल जाता है। वाटर है तो एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज उसको कोई और पर्पज से यूज होगा। तो ये सभी इसका आंसर हो गया। तो ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तो 20 क्वेश्चन से एक आपको अच्छा रिवीजन भी मिल गया। तो आपको कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइए। अगर आपको क्लास यूजफुल लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और आप कौन से टॉपिक की क्लास चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आप टीचर की जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े। और जीएस का पार्ट भी रहेगा, ये जीएस में भी ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप सभी बच्चे हमारे पीआरटी कोर्स से, केवीएस पीआरटी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बेस्ट कंटेंट कोर्स ऑन यूट्यूब अवेलेबल है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए, टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर किया गया है, टू द पॉइंट है बिल्कुल, ठीक है। और जो सिलेबस दिया गया है उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा डीएसएसबी की तैयारी करने के लिए भी आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। डीएसएसबी की और केवीएस की वैकेंसी ऑन द वे है। चलिए यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि प्यासे के पास खुद चल के समंदर भी आएगा, ठीक है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुमसे ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। यानी कि अपने एफर्ट्स को इतना डेडिकेटेड और फोकस्ड कर लीजिए कि फाइनली जो आपको चाहिए उस पे बस आपका ही हक हो, ठीक है। एफर्ट्स को डेडिकेटेड और फोकस्ड कर लीजिए ताकि जो आपको चाहिए उसके लिए आप डिजर्विंग बन जाएं, ठीक है। तो आपकी मेहनत, बेस्ट एफर्ट कीजिए, कहने का मतलब ये है। आपसे बेटर कोई एफर्ट ना करने वाला होगा तो फिर कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा, और इस तरीके से आराधन का, दृढ़ आराधन से आप उत्तर दे पाएंगे। चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मौसम बार बार बदल रहा है। जय हिंद, जय भारत।